जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। हमारी कई दिन से क्लास नहीं हुई थी, 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि गांव चला गया था मैं घर पर, मथुरा। तो उस वजह से क्या है, वहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उस वजह से अपनी क्या है क्लास नहीं हो पाई थी। तो वापस से आज से आपको कंटिन्यूटी में क्लास मिलेगी। तो चलो बिना टाइम गवाए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे कि लॉरेंस कोलबर्ग। और हाँ, आज आपको बता दूं कि ये मैंने है ना एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली सीटेट और एस्टेट और रीट, इन पेपरों के लिए स्पेशली ये मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अपन लेंगे थ्योरी से रिलेटेड, और हिंदी की क्लास में आपको बता दूं थ्योरी भी होगी और पेडागोजी भी होगी। याद रखना, थ्योरी भी होगी और टीचिंग मेथड्स भी होंगे। सारे के सारे उसमें क्वेश्चंस को अपन जो है कवर करेंगे। बहुत बेहतरीन ये टेस्ट सीरीज जो हमारी रहने वाली है। कभी अपन पुराने क्वेश्चंस को ले लेंगे, कभी जो नए क्वेश्चंस जो हैं आज के टाइम के उनको ले लेंगे अपन, लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो चलो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रभुत्व आलोचना क्या है। मतलब लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है, कौन सा जो हमारा जो है ऑप्शन है जो उसकी आलोचना करता है। बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है साहब। आधार तो था, उन्होंने बच्चों पर टेस्ट किए थे, जो किए थे 10 से 16 साल तक के जो बच्चे थे उन पर किए थे। तो नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोलबर्ग तो जाने ही नैतिक विकास के लिए, मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, और हमसे पूछा है प्रभुत्व आलोचनात्मक आलोचना क्या है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये इसकी जो है बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल क्या है हमारा आलोचनात्मक अध्ययन में देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन 4 है, जो बिल्कुल सही और सटीक बैठता है, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित पाया गया है। और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की प्रमुख आलोचना इनकी शिष्या जो थी ना, जिसका नाम था फेरोल्ड गिल्गिन। क्या नाम था उसका? फेरोल्ड गिल्गिन जो थी, उन्होंने क्या है उनके द्वारा की गई थी, फेरोल्ड गिल्गिन के द्वारा की गई थी। याद रखना इसको कि ये जो कमेंट पास किया था, या फिर जो बताएं तो ये किया गया था जो कोलबर्ग ने, कि इनका क्या है जो सिद्धांत है वो जेंडर वायलेंस है, या फिर क्या बोलते हैं तो लैंगिक रूढ़िबद्धता, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो ये कमेंट करने वाली थी फेडरिक गिल्गिन नाम था उनका। याद रखना भावी सरकारी अध्यापक, क्या नाम था उसका? फेडरिक गिल्गिन उनका नाम था। एक एडवांस जानकारी आपके लिए यहाँ बात की जाए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। ये कमेंट देने वाली थी फेडरिक गिल्गिन। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और आज भी कर लेना, तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से प्रतिरक्षा तंत्र का वो उपयोग करते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का, या फिर उदात्तीकरण का। आपको बताना है किसका वो क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके सामने, और इसके ऑप्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। तो आपको बता दें वो यूज करते हैं किसका? विस्थापन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। अपने आप को उस स्थान से उस कठिन परिस्थिति से हटा लेना, मतलब अपने आप को उस कठिन परिस्थिति से किसी दूसरे अन्यत्र स्थान पर रख लेना। ये क्या है हमारा? विस्थापन कहलाता है, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापक को, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रक्षेपण बोलते हैं अपनी गलती का दोष किसी दूसरे के सर पे रख देना, कि भाई मैंने गलती नहीं की, ये गलती इसने की है। तो याद रखना यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही था। प्रतिक्रिया निर्माण होता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब उल्टा उसको जवाब देना। उदात्तीकरण होता है, सब्लिमेशन होता है किसी सब्लिमेशन बोलते हैं अपनी जो गलती होती है उसके लिए कोई तार्किक रूप से कोई कुछ बोलना, तार्किक रूप से कुछ कहना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन परंतु प्रौढ़ व्यक्ति और
अधिक कुशल व्यक्ति की सहायता से करना संभव होता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे आप, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सीटेट का ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। निजी भाषा बोलते हैं? नहीं जी, निजी भाषा उसको नहीं बोलते। क्या उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं या फिर समीपस्थ विकास का स्तर बोलते हैं, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर निर्देशित सहभागिता उसको बोलते हैं। तो याद रखना, उसको आपको अच्छी तरीके से पता है कि उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्कैफोल्डिंग। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य अत्यधिक ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा हमको कोई सहायता दी जाती है तो उसको अपन स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अपन हम नहीं बोलते उसको, लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं। कौन बोलते हैं? लेव वाइगोत्स्की ने उस सहायता को नाम दिया है स्कैफोल्डिंग। क्या नाम दिया उसको? स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए, निम्न में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? ये क्वेश्चन बहुत नए क्वेश्चन है आपके लिए, सितारा बिंदु क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों, बहुत नए क्वेश्चन है आपके लिए। मनोवैज्ञानिक आयाम होता है वो, दार्शनिक आयाम होता है, मूल्यांकन आयाम होता है, या फिर कार्यप्रणाली आयाम होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। याद रखा, 4 नंबर जो क्वेश्चन था इस टेस्ट का वो मैंने हटा दिया, क्योंकि वो जो बोलते हैं IQ निकालने वाला कि एक बच्चे का IQ ये है, उसका तो MA क्या होगा, CA क्या होगा, वो जो क्वेश्चन था बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसलिए वो मैंने हटा दिया 4 नंबर का क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो ये आपको बताना है कि किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जानना, कि विद्यार्थी की जरूरतें क्या हैं, उसकी रुचि क्या है, को मस्तिष्क में रखना, निम्न से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, मूल्यांकन या फिर कार्यप्रणाली। तो याद रखना, उसको अपन बोलेंगे बच्चे की रुचियों को जानना, बच्चे की आवश्यकताओं को जानना, ये होता है हमारा मनोवैज्ञानिक आयाम। कौन सा आयाम होता है? मनोवैज्ञानिक आयाम होता है कि शिक्षक के द्वारा कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व जो है बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं को, रुचियों को, उनकी योग्यताओं को जानना, उनका निर्धारण करना और मस्तिष्क में एक प्रतिरूप बनाना, एक मानचित्र बनाना कि हाँ इस बच्चे की जरूरत है, इस बच्चे की जरूरत ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि छात्रों में असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? अब ये चीज़ देख लेना, छात्रों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, ये शब्द अच्छे तरीके से जान लेना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ बात करें तो अंतर दर्शन प्रणाली के द्वारा, व्यक्ति इतिहास प्रणाली के द्वारा, समाजमिति द्वारा या फिर विकासात्मक प्रणाली द्वारा छात्रों के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा होगा हमारा सही आंसर। तो बिल्कुल अगर आपको बता दी जाए कोई बच्चा है, असामान्य व्यवहार से मतलब है वहाँ पर कोई गलत बात नहीं है कि जैसे कोई बच्चा है विद्यालय में देरी से आ रहा है, मतलब 10 बजे का स्कूल का टाइम है आपका और बच्चा 12 बजे आ रहा है। जब मान लो आपके पास आपका मिड डे मील बन जाता है, तैयार हो जाता है, उस टाइम पे बच्चा आ रहा है आपके विद्यालय में खाना खाने के लिए, स्कूल का टाइम 10 बजे का है, बच्चा 12 बजे आ रहा है, तो ये भी बच्चे का क्या है, एक असामान्य व्यवहार है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई या फिर बात की जाए बच्चे विशेष में किया है, ये असामान्य व्यवहार पाया जाता है। लेट आना, गृह कार्य करके नहीं लेके आना, या फिर बच्चों से झगड़ा करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी से बात करना, घर पे जा करके बड़े बुजुर्गों से या फिर घर वालों से लड़ाई झगड़े करना, चिड़चिड़ा रहना, या फिर विद्यालय में आकर के अध्यापक से गलत व्यवहार करना, ये सारी जो बातें होती हैं वो हमारी असामान्य व्यवहार में आती हैं। इसलिए हम करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी जिसको अपन बोलते हैं। ऐसे व्यवहारों के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं? केस स्टडी करते हैं। अंतरदर्शन विधि, समाजमिति विधि या फिर विकासात्मक प्रणाली, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। आगे चले अगला क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं का जितना भी विकास होता है उसका आधा, इसको सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, कि बालक बालिकाओं का जितना भी विकास होता है ना उसका आधा जो प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। उपयुक्त परिभाषा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? इसको सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, कि बच्चे का, एक शिशु का जितना विकास होता है ना, एक बच्चे का जितना विकास होता है उसका आधा विकास होता है उसको ही जो प्रारंभिक जो 3 वर्ष की अवस्था होती है, 2.5 से 3 वर्ष का नाम लिया गया है। वैसे तो यहाँ 3 वर्ष है तो बहुत अच्छी बात है कि 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। स्टीफन एम कोरे का है, गुड एनफ का है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का या फिर एरिक एरिक्सन का है। तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से बता दूं भावी सरकारी अध्यापकों, ना तो स्टीफन एम कोरे का ये स्टेटमेंट है, ना ही थॉर्नडाइक का है, ना ही एरिक एरिक्सन का है। इसको गांठ बांध करके रख लेना। गुड एनफ का ये स्टेटमेंट है कि बच्चे का जितना विकास होता है उसका आधा उसके 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, या फिर 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। आगे चलते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, इनको सितारा बिंदु क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, आप बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन
आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब आप पढ़ाने के दौरान बच्चों को कड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण हो सकता है आपकी कक्षा में कुछ छात्र सो जाते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ बात करें तो कुछ छात्र सो जाते हैं, तो वो ये आपकी गलती है, वैसे छात्र सोते नहीं हैं, आपकी कक्षा में कुछ आपको पसंद करते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ हमारा सही आंसर होगा भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है कि टीचर के मुंह से कुछ एक मीनिंग निकली तो तुरंत ही बच्चे ने उसको कंट्रोल कर लिया कि हाँ भाई साहब हमको ये आ गई है अच्छे तरीके से। आपने मतलब फर्स्ट क्लास में आप जनवरी फरवरी बताने जा रहे हो, तो बच्चे को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में ही सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके तब जा करके सीखते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, इस क्वेश्चन को भी मैं शायद करा चुका हूँ अपनी पिछली क्लास में। तो वह क्या कर रहा है, यहाँ अगर बात करें तो देखो इसमें 2 आंसर मैंने देखे। एक तो जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये, उसमें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या है कि पिछली बार मैंने कुछ और आंसर बताया था, इस बार जो मैंने आंसर देखा है उसका ऑथेंटिक जो बुक्स होती है उसमें कुछ और आंसर देखा है। तो देखो एक होता है सीखने के लिए आकलन और एक होता है सीखने का आकलन। यहाँ सीखने के समय और सीखने के रूप में आकलन नहीं होगा। इसमें मतलब बात की जाए तो ऑथेंटिक बुक में मेरे को आंसर मिला था ऑप्शन नंबर 4 सीखने का आकलन, क्योंकि एक शिक्षक है कक्षा में कार्य को एकत्र करता है, उसे पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ में शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वहाँ मैंने आंसर देखा था और सीखने का आकलन, लेकिन कई बुकों में मैंने आंसर ये भी देखा है सीखने के लिए आंसर। तो यहाँ अगर बात की जाए कि मैं किसकी सपोर्ट में रहूँगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सीखने का आकलन, क्योंकि शिक्षक का कार्य को एकत्र करता है, उसे पढ़ाता है, उसके बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के लिए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करा, तो सीखने का आकलन होगा। कोई भी आकलन जो किसी कार्य को करने के बाद में एकत्र करने के बाद में किया जाता है उसको सीखने का आकलन बोलते हैं, जो किसी क्रिया के दौरान किया जाता है उसको सीखने के लिए आकलन बोलते हैं। यहां बात की जाए तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि RTO 2009 की में कौन सी धारा के तहत अभावग्रस्त व सुविधाओं से वंचित बालकों की शिक्षा का उल्लेख वर्णित है। मतलब ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, सुविधाओं से वंचित बालक हैं, उनकी शिक्षा का उल्लेख है या फिर उल्लेखित किया गया है। धारा 12 है, धारा 24 है, धारा 7 है या फिर धारा 2 है। सही आंसर का आपको करना है चुनाव भावी सरकारी अध्यापकों। बिल्कुल सितारा बिंदु क्वेश्चन को लगा लेना। यहाँ बात की गई है धारा 2 में, याद रखना किस में बात की गई है, धारा 2 में। धारा 2 की उपधाराओं का जो उल्लेख है ना, धारा 2 में जो उपधाराओं का उल्लेख मिलता है, तो उसमें हम क्या इसकी बात करते हैं जिसमें कि का और जो या है कि जो वो हमारी उपधारा हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है कि पिछड़े वर्ग के बालक या फिर अशिक्षित बालक या फिर अभावग्रस्त जो बालक हैं उनकी आयु का निर्धारण होता है 6 से 14 वर्ष। कितना, 6 से 14 वर्ष का। और प्रारंभिक शिक्षा से आशय बताया गया है वहाँ पर 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक का। तो विद्यालयों के प्रकारों का वहाँ पर बर्डन मिलता है। तो उस जगह क्या है हमारा धारा 2 को सही मानेंगे, धारा 2 को क्या है सही मानेंगे। आगे चलें अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। मापदंड उल्लिखित मूल्यांकन, निरंतर समग्र मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। अनुदेशन के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है वो आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों। देखो आपको पता है कि निरंतर समग्र मूल्यांकन ऐसा कुछ नाम होता नहीं, मानदंड उल्लिखित मूल्यांकन ये होता नहीं। ऑप्शन आपके सामने 2 ही बचते हैं। अच्छा जो भावी सरकारी अध्यापक होगा वो हमारा बिल्कुल ऊपर वाले 2 को तो बिल्कुल ही साइड आउट कर देगा। ऑप्शन उनके सामने 2 बचेंगे, संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो याद रखना अनुदेशन के दौरान जो मूल्यांकन होते हैं वो निर्माणात्मक कहलाते हैं, जिनको अपन FA भी बोल सकते हैं। याद रखना क्या बोल सकते हैं, FA भी बोल सकते हैं। संकलनात्मक होते हैं हमारे ऐसे। तो अनुदेशन के दौरान जो चलते रहते हैं वो उनको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिव या फिर निर्माणात्मक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अर्थयुक्त कथन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? तो इसको आप बिना सोचे समझे पहचाने होंगे कि ऐसी बातें हमारे सिगमंड फ्राइड जी करते हैं। बिल्कुल नो डाउट आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि शिशु में भी काम प्रवृत्ति का जो विकास होता है, ऐसा हमारे किसने बताया? सिगमंड फ्राइड जी ने बताया है। उसकी स्टेज भी हैं अलग अलग, जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होंगी और थ्योरी की क्लास में बहुत जल्दी बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सतत व समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? निरंतर व नियमितता और क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदान व उपचारात्मक परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखना इसमें हम सारी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। निदान और उपचार दोनों शामिल होते हैं। इकाई परीक्षण की आवृत्ति होती रहती है और निरंतरता होती है, उसमें नियमितता होती है और क्रमबद्धता भी होती है। याद रखना सारे के सारे गुण क्या है? हमारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 13 के बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों में अनुबंधन से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? कौन सा जो कथन है वो अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, मंदिर के सामने से निकलने पर सिर झुकाना, कक्षा में अध्यापक के आने पर हाथ जोड़कर अभिवादन करना, आग से जलने के बाद आग के नज़दीक जाना। तो आपको बताना है अनुबंधन से यहाँ पर मतलब है कि एक क्रिया के घटित होने के बाद आपके माइंड में उसके रिएक्शन यहाँ पर होता है, उसका कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि जिसके तुरंत बाद में आप क्रिया करने लग जाते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात करें कि विद्यालय की घंटी बजने के बाद मतलब तुरंत ही बच्चों ने देखा कि हाँ घंटी बजी, अब क्या है छुट्टी होने वाली है। एक क्रिया होने के बाद तुरंत ही माइंड हमारा क्या है रिएक्शन करता है कि भाई छुट्टी होने वाली है, बैग अपने बंद करो। जैसे मेरे विद्यालय में अगर बात की जाए, मैं जैसे बच्चों से कहता हूँ कि चलो बेटा जो तुम्हारे बैग हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और बोलने लगो, तो बच्चे क्या तुरंत ही क्या है बैग बंद करके तुरंत ही क्या है अपना रिएक्शन दे देते हैं कि हाँ सर ने क्या बोल दिया, सिर्फ छुट्टी का बोल दी है। मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना, तो जैसे ही मंदिर कहीं आता है तो उसके सामने क्या है हमारा ऑटोमेटिक सिर झुका लेते हैं। कक्षा में अध्यापक के आने पर जो हाथ जोड़कर अभिवादन करना, ये तीनों ही क्या है अनुबंधन से संबंधित है। अनुबंधन कहाँ पर नहीं है? आग से जलने के बाद आग के नज़दीक जाना। आग से अगर एक बार कोई जल गया तो उसके नज़दीक नहीं जाता, ये गलत बात है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है? एक बच्चा है जिसमें संसार की शुद्धता मतलब लोग बागों में वो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ही उसका क्या है कि एक समाज में बहुत अच्छे तरीके से रहना, कि बोलचाल करना, एक अच्छा जो गुणवान व्यक्ति होता है उसकी तरीके से रहना, तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि। सही आंसर का आपको चुनाव करना है भावी सरकारी अध्यापकों। तो याद रखना एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। भावी सरकारी अध्यापकों को कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। आगे चले अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि संजय 10 वर्षीय बालक है जो लॉकडाउन में घर की टूटी फूटी और पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण करता है। संजय किस चिंतन को काम में ले रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन। सही आपको लगाना है आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो बिल्कुल यहाँ बात की जाए अपसारी चिंतन का क्या बच्चा काम में ले रहा है। अगर यहाँ बात की जाए अपसारी चिंतन के साथ में एक और ऑप्शन होता है आपके सामने सृजनात्मक चिंतन। कौन सा? सृजनात्मक चिंतन। हालांकि इन दोनों में समानताएं होती हैं, एक ही माना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने क्या है सृजनात्मक और अपसारी को एक ही माना है, कुछ ने अलग भी माना है। अगर यहाँ हमारा आलोचनात्मक की जगह सृजनात्मक आंसर मतलब ऑप्शन होता है तो हम सृजनात्मक को सही मानते, लेकिन हमारे पास सृजनात्मक ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या है अपसारी को सही मानेंगे और अपसारी ही होता है। इसमें याद रखना सृजनात्मक अपसारी का ही एक भाग होता है, अपसारी नहीं होता, यथार्थवादी नहीं होता और आलोचनात्मक नहीं होता। आलोचना की अगर बात करें तो जिसमें गुण और दोष दोनों की बात की जाती है वो आलोचनात्मक चिंतन होता है। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सीखने के जो प्रतिफल है के रूप में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, बिल्कुल सही बात है। विषय की प्रकृति, विशेषताओं और पेडागोजी एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझना, बिल्कुल सही बात है। बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चले अगला क्वेश्चन।
भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? सितारा बिंदु लगा लेना भाभी सरकार अध्यापकों। रूप में, स्वने में, रूपग्राम है या फिर क्रंदन है? सही आंसर आपको बताना है भाभी सरकार अध्यापकों, कौन सा होगा हमारा सही आंसर। तो याद रखना इसमें क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन जाता है, मैं सारे तरीके से आपको बता दूंगा। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? उसको अपन बोलते हैं रूपिम। क्या होती है? रूपिम। भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है रूपिम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा में सबसे छोटी लिखित रूप से मतलब लिखित इकाई कौन सी होती है? उसको बोलते हैं लेखिम। क्या बोलते हैं? लेखिम। क्या बोलते हैं? एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, लेखिम। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है लेखिम और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है रूपिम। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं कि बाल विकास में विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है और उपयुक्त सभी तथ्यों पर बल दिया जाता है। सही आंसर आपको लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों, कौन सा होगा सही आंसर। तो देखो ऑप्शन की बात की जाए, विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, ये भी ऑप्शन अच्छा है अपना, बुरा नहीं है। और वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये बात भी हमारा बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी तथ्यों पर बल दिया जाता है, तो यह क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 की जगह अगर अन्य कोई ऑप्शन होता, मान लो अगर आपको इन 3 में से ही एक ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता, आपके सामने चौथा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप कौन सी ऑप्शन का चुनाव करते? तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, जहाँ बाल विकास का नाम आ जाए ना, वहाँ पर गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह हमारे पास में ऑप्शन उपयुक्त सभी था, तो हमने ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर दिया। लेकिन अब आपसे इन 3 में से कोई आंसर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता, चूज करने के लिए बोला जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता, 100% सही होता भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, स्मिथ महोदय के अनुसार 5 वर्ष के बालक का शब्दकोश कितना होता है? एक 5 वर्ष के बालक का शब्दकोश कितना होता है स्मिथ के अनुसार आपसे पूछा है। याद रखना 2562 है, 2072 है, 1540 है, 1900 है। सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना, इसको छाप देना भावी सरकारी अध्यापकों कि स्मिथ महोदय के अनुसार 5 वर्ष के बालक का शब्दकोश कितना होता है, कितनी उसकी मेमोरी हो जाती है कि कितने शब्दों को वो जान लेता है। तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों 2072 शब्दों को वो जान लेता है। कितने शब्दों को? 2072 शब्दों को जान लेता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, सितारा बिंदु बना लेना इसको और छाप लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिपक्वता एवं सीखना पृथक क्रिया नहीं है। मतलब परिपक्व होना और सीखना एक अलग अलग क्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे पर निर्भर है। उपयुक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल नया देखा होगा, ये स्टेटमेंट कॉलमैन का है, कॉल्सनिक का है, BF स्किनर का है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है। कि मतलब परिपक्व होना, एक बच्चा जो है परिपक्व होता है और सीखता है। सीखना मतलब परिपक्व होना और अधिगम कोई अलग अलग क्रिया नहीं, वरन एक दूसरे पर निर्भर क्रिया है। ये किसने कहा है? क्वेश्चन बहुत नया है आपके लिए भावी सरकारी अध्यापकों, और क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है। याद रखना ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको एक नंबर से जीत दिलाने वाले कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, बोलते हैं ना कि भाई साहब 1 नंबर से रह गए हम, सीटेट हमारा 1 नंबर से रह गया, 89 पर जाकर अटक गए। तो याद रखना ये वही ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सितारा बिंदु क्वेश्चन, जो आपको एक नंबर करके क्या है आगे लेके जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। परिपक्वता और सीखना कोई अलग क्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे पर निर्भर है। ये स्टेटमेंट हमारे कॉल्सनिक जी का है। किसका स्टेटमेंट है? कॉल्सनिक जी का ये स्टेटमेंट है। तो आज के ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 21 क्वेश्चन हो गए। और बताना आज के ये क्वेश्चन, ये आज की हमारी टेस्ट सीरीज थी, जो कैसी लगी। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो। ये टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी कंटिन्यूटी में, जब तक क्या मेरे पास क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाते इन टेस्ट वाले। तो बिल्कुल आप बताना कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे थे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, PF स्टडी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।